हाय, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है पॉलिटी के सेकंड लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक के बारे में सिलेबस के स्तर पे डिस्कशन किया था। आज सेकंड लेक्चर में भी जो है हम लोग जो बचे हुए सिलेबस के पार्ट हैं उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हम लोगों ने संविधान में ये देखा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो पहले लेक्चर में ये देखा था कि संविधान में दो तत्व होते हैं। एक कौन होता है, एक होता है व्यक्ति और दूसरा कौन सा होता है, राज्य होता है। और हम लोगों ने व्यक्ति को भी देखा था कि व्यक्ति के कुछ क्या होते हैं, व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं और व्यक्ति के कुछ क्या होते हैं, कर्तव्य होते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज का हम लोगों ने बेसिक स्तर पे डिस्कशन किया था। और आगे जब क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में जब सिलेबस पे आएंगे तो वहाँ पे हम लोग जो है बृहद स्तर पे चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली देखेंगे। तो उसमें राज्य का पार्ट बचा हुआ था और राज्य के पार्ट में भी हम लोगों ने उसके अधिकार के बारे में और राज्य के कर्तव्य के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, बात कर लिया था। अधिकार में मैंने बताया था कि राज्य का अधिकार यह है कि वह नई नई सरकारों का क्या करे, गठन करे और उसके पश्चात अपने कर्तव्यों के माध्यम से अपने नागरिकों के विकास के लिए वेलफेयर स्कीम चलाए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए नए नए कानूनों का निर्माण करे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए रोजगारों का क्या करे, सृजन करे। और डीपीएसपी में हम लोगों ने उनके कर्तव्य के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग देखेंगे, जो हम लोगों का आज नेक्स्ट पार्ट है कि राज्य का टॉपिक करना है और राज्य में जो है कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो राज्य में 4 तत्व शामिल हैं। राज्य जो है 4 लोगों से मिलकर बनता है। कितने तत्व शामिल हैं? 4 तत्व हैं। 4 कंपोनेंट इसमें हैं राज्य में, जिसको जो है परिभाषित किया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और वो 4 तत्व कौन कौन से हैं? पहला तत्व है सरकार, गवर्नमेंट। पहला है सरकार। दूसरा कौन सा है? दूसरा है संप्रभुता, सोवेरेनिटी। दूसरा है संप्रभुता। तीसरा है भूभाग, भूभाग या क्षेत्रफल या एरिया। और चौथा कंपोनेंट है जनसंख्या, जनसंख्या या पॉपुलेशन। इन 4 चीज़ों से मिलकर जो है राज्य क्या होता है, बनता है। और ये राज्य यूपी, बिहार, कर्नाटका, केरल वाले राज्य नहीं हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में एक राष्ट्र राज्य का संकल्पना है। तो जिसमें जो है 4 प्रकार के कंपोनेंट हैं, सरकार प्लस संप्रभुता प्लस भूभाग या क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या। इन 4 चीज़ों को अगर मिला दिया जाए तो वह राज्य का एक कंप्लीट डिफिनीशन क्या करेगा, देगा। राज्य का एक कंप्लीट डिफिनीशन देगा अगर उस राज्य में ये 4 तत्व पाए जाएंगे। तो इन्हीं 4 तत्वों का हम लोगों को क्या करना है, एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन करना है और समझना है कि सरकार के अंतर्गत कौन कौन से लोग हैं, संप्रभुता सोवेरेनिटी क्या है, भूभाग क्षेत्रफल एरिया के अंतर्गत क्या है और पॉपुलेशन क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आइए आज देखते हैं, जो टॉपिक का विषय है राज्य के 4 तत्व हैं, गवर्नमेंट, सोवेरेनिटी, एरिया एंड पॉपुलेशन। उसमें पहला टॉपिक हम लोग का होगा गवर्नमेंट, सरकार के बारे में। आइए हम लोग बेसिक स्तर पर चीज़ों को समझते हैं। अभी सिलेबस का हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि जो राज्य है, राज्य इज इक्वल टू सरकार प्लस संप्रभुता, सरकार प्लस संप्रभुता, संप्रभुता प्लस भूभाग और भूभाग
के बाद क्या है, जनसंख्या। जनसंख्या, इन चार चीजों से मिलकर जो है क्या बनता है, राज्य बनता है, स्टेट बनता है। और यह राज्य को जो परिभाषित किया गया है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ये सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला विधायिका, विधायिका या लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है न्यायपालिका, जुडिशरी। तो एक क्या है, विधायिका, लेजिस्लेटिव, दूसरा है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है न्यायपालिका, जुडिशरी। ये सरकार, गवर्नमेंट के 3 अंग हैं, और इन्हीं तीनों अंगों के माध्यम से जो है कार्यों को क्या किया जाता है, संपादित किया जाता है। और इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दिखाई देता है। एक दूसरे को लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ये जो विधायिका होती है, लेजिस्लेटिव होती है, विधायिका का कार्य है, विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। लेजिस्लेटिव क्या करता है, लेजिस्लेटिव जो है कानून का क्या करता है, निर्माण करता है। कार्यपालिका, कार्यपालिका का कार्य है, कार्यपालिका का कार्य यह है कि जो विधायिका के द्वारा कानून बनाया गया है, उस कानून को यह जमीनी स्तर पर क्या करे, लागू करना, लागू करे या इम्प्लीमेंट करे। तो विधायिका क्या बनेगा, कानून बनाएगा, और कार्यपालिका क्या करेगा, उस कानून को जमीनी स्तर पर लागू करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। जबकि न्यायपालिका का कार्य है, न्यायपालिका का कार्य यह है कि विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है, उस कानून की संविधान संगत व्याख्या करना। तो ये कानून की क्या करेगा, व्याख्या करेगा, क्या करेगा, व्याख्या करेगा। तो लेजिस्लेटिव क्या करता है, कानून बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ रूल। ये क्या करता है, रूल को इम्प्लीमेंट करता है। और न्यायपालिका क्या करती है, उस रूल का व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है कि वह जो कानून है, जो नियम बनाया गया है, वह नियम संविधान के नियमों के, संविधान के आदर्शों के अनुरूप है या नहीं। अगर वह संविधान के नियमों के अनुरूप नहीं है या संविधान का अतिक्रमण करता है, तो वैसे सिचुएशन में न्यायपालिका वैसे कानूनों को शून्य घोषित कर देगी। तो ये क्या करता है, न्यायपालिका करता है, न्यायपालिका व्याख्या करने का अधिकार अपने पास रखता है। यह विधायिका 2 स्तर पे दिखाई देता है। एक विधायिका दिखाई देता है केंद्र के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, और दूसरी प्रकार की जो विधायिका होती है वो होती है राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, और दूसरा होता है राज्य के स्तर पर। ये जो केंद्र के स्तर पे होता है उसे हम लोग बोलते हैं संसद, पार्लियामेंट। संसद होता है पार्लियामेंट, जो केंद्रीय स्तर पर पूरे भारत के लिए जो है नियमों एवं कानूनों का क्या करता है, निर्माण करता है। और राज्य के स्तर पर उसे हम लोग बोलते हैं विधान मंडल, विधान मंडल। केंद्र में जैसे उसे पार्लियामेंट, संसद कहा जाता है, वैसे ही राज्यों में उसे विधान मंडल कहा जाता है। तो केंद्र के स्तर पे जो विधायिका होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, संसद कहेंगे, पार्लियामेंट कहेंगे। और राज्य के स्तर पर जो विधायिका होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, विधान मंडल कहेंगे। ये जो संसद होता है, संसद का जो स्ट्रक्चर है वह 3 लोगों से मिलकर बनता है। एक संसद में होती है लोकसभा प्लस राज्यसभा, और तीसरा राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट।
तो जो संसद मिलकर बनता है, इन 3 लोगों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति इज इक्वल टू इंडियन पार्लियामेंट। तो संसद जो है, ये बेसिक स्तर पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद मिलकर बनता है। लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा गवर्नर, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा, या लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। तो लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर जो है संसद बनता है। विधानमंडल, विधानमंडल का भी स्ट्रक्चर जो होता है वह विधानसभा, विधान परिषद और प्लस गवर्नर, इन 3 लोगों से मिलकर विधानमंडल बनता है। विधानमंडल इज इक्वल टू विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस गवर्नर। इन 3 लोगों से मिलकर क्या बनेगा? विधानमंडल बनेगा। लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं पाया जाता। तो जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं पाया जाता, वहाँ पे जो विधानमंडल का स्ट्रक्चर होगा वह विधानसभा प्लस गवर्नर से मिलकर बनेगा। तो विधानसभा और गवर्नर से मिलकर वह विधानमंडल का निर्माण करेगा। तो जिस राज्य में विधान परिषद होगा वहाँ पे विधानमंडल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? द्विसदनीय होगा। और जबकि जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होगा उस राज्य में जो इस विधानमंडल का स्ट्रक्चर होगा वह एक सदनीय होगा। तो वैसे राज्यों की संख्या कितनी है? 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधानमंडल का स्ट्रक्चर विधानसभा प्लस गवर्नर से है, वहाँ पे विधान परिषद नहीं होता। इससे पहले 7 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद वहाँ पे विधान परिषद क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो इस प्रकार एक सदनीय विधान मंडल वाली जो सदन है उनकी संख्या वाले कितने राज्य हैं? तो 6 राज्य हैं। 6 राज्यों में जो है जो विधानमंडल का स्ट्रक्चर है वो विधानसभा प्लस गवर्नर से या राज्यपाल से मिलकर बनता है। संसद का कार्य है कि ये पूरे भारत के लिए क्या करता है? पूरे भारत के लिए नियमों एवं कानूनों का क्या करता है? निर्माण करता है। नियमों एवं कानूनों का निर्माण करता है। राज्य के स्तर में विधानमंडल क्या करता है? विधानमंडल जो है अपने राज्य की सीमा के लिए, राज्य की सीमा के अंतर्गत, राज्य की सीमा के अंतर्गत क्या करता है? कानूनों का निर्माण करता है। अब ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा कोई कानून बनाया गया तो वही कानून बिहार में भी लागू होगा। बिहार में नहीं होगा, वो बिहार विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो बिहार में लागू होगा। यूपी विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो यूपी में लागू होगा। तो यह जो है विधायिका लेजिस्लेटिव का स्ट्रक्चर है जो सेंटर स्तर पे और स्टेट स्तर पे इस प्रकार से दिखाई देता है। अब हम लोग बात करेंगे कार्यपालिका के बारे में और फिर बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। तो इसको हटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसमें ही एक नया टॉपिक है, ये विधायिका जब हम लोग आएंगे तो विधायिका में यह भाग 5 एक टॉपिक आएगा, भाग 5। भाग 5 में हम लोग विधायिका के बारे में बात करेंगे, उसी में लोकसभा के बारे में बात करेंगे, उसी में राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, उसी में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इन सभी टॉपिकों को हम लोग करेंगे। तो भाग 5। और जब विधानमंडल आएंगे तो वह आ जाएगा भाग 6। तो भाग 6 में हम लोग जो है वहाँ पे चीज़ों को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर जैसे टॉपिक को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने बात किया कि जो सरकार होता है वह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर बनता है।
विधायिका के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया कि विधायिका केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर किस प्रकार का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग बात करेंगे कार्यपालिका के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में। यह कार्यपालिका दो प्रकार का होता है। कार्यपालिका दो प्रकार का, 2 टाइप का होता है। एक कार्यपालिका जिसे हम लोग कहते हैं अस्थाई कार्यपालिका, अस्थाई कार्यपालिका, और दूसरी कार्यपालिका जो होती है उसे हम लोग कहते हैं अस्थाई कार्यपालिका, अस्थाई कार्यपालिका। ये जो अस्थाई कार्यपालिका है इसे हम लोग प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं। प्रशासनिक कार्यपालिका या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, और अस्थाई कार्यपालिका को हम लोग कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका या पॉलिटिकल जो है एग्जीक्यूटिव। ये दो प्रकार की कार्यपालिका हैं, एक अस्थाई कार्यपालिका और एक अस्थाई कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका में जैसे IAS IPS, अगर इस स्तर पे बात करेंगे तो ये प्रशासनिक ऑफिसर होते हैं और इनका कार्य यही होता है कि जो सरकार के द्वारा कानून बनाया जाए उसको जिले में क्या करें, ये इम्प्लीमेंट करें, उसे लागू करें। अस्थाई कार्यपालिका या जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है इसे हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद। मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये मंत्री परिषद जो है 4 लोगों से मिलकर बनता है। इसमें 4 प्रकार के मिनिस्टर होते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और चौथा उपमंत्री, डिप्टी मिनिस्टर। वर्तमान में उपमंत्री का पद क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से मिलकर बनता है। और इसे हम लोग अस्थाई कार्यपालिका इसलिए कहते हैं कि इनका प्रत्येक 5 वर्षों पे जो है के अंतराल पे कार्यकाल क्या होता रहता है, बदलता रहता है। जैसे अगर ये अपने निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर कार्य किए होते हैं तो 5 वर्षों के बाद वहाँ की जनता इन्हें फिर से इलेक्ट करती है, और अगर ये बेहतर कार्य नहीं किए होते तो वहाँ की जनता किसी और व्यक्ति को चुन के भेजती है। तो इस प्रकार से इनकी कार्य प्रणाली जो होती है ये अस्थायी होती है, इसलिए कि प्रत्येक 5 वर्षों पे इनका कार्यकाल क्या होता है, बदलता रहता है। इसलिए इसे अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। जबकि अस्थायी कार्यपालिका इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक बार व्यवस्था में आते हैं तो व्यवस्था से तब तक बाहर नहीं जाते जब तक कि ये सेवानिवृत्त न हो जाएं। तो ये अस्थायी कार्यपालिका होती हैं। और कार्यपालिका में ऐसे लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, और ये क्या करते हैं, जमीनी स्तर पर भारत सरकार के द्वारा जो भी नियम एवं कानून होते हैं, जो भी वेलफेयर स्कीम होते हैं, उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कार्यपालिका का कार्य मैंने बताया क्या है, कार्यपालिका का कार्य है बनाए गए रूल को, बनाए गए रेगुलेशन को लागू करने वाले जो वेलफेयर स्कीम है उसको क्या करेगा, ये जमीनी स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको जो है इम्प्लीमेंट करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम लोगों ने विधायिका के बारे में जान लिया, कार्यपालिका के बारे में जान लिया, अब जानेंगे न्यायपालिका के बारे में। और हम लोगों ने बात किया पहले भी कि न्यायपालिका का कार्य क्या है, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की संविधान संगत व्याख्या करना। अगर वह कानून संविधान के नियमों के अनुरूप है तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। अगर वह कानून संविधान के नियमों का अतिक्रमण करता है तो वैसे कानूनों को
उससे वैसे कानूनों को न्यायपालिका क्या करेगा, उसे शून्य घोषित कर देगा। तो आइए न्यायपालिका के बारे में बेसिक स्तर पे चीज़ों को समझते हैं। ये जो न्यायपालिका है, भारत की न्यायपालिका कैसी है, तो भारत की न्यायपालिका एकीकृत है, एकीकृत है। और जो भारत में न्यायपालिका का स्ट्रक्चर है, भारत में न्यायपालिका का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। सर्वोच्च स्तर पर, सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, मध्य स्तर पर, मध्य स्तर पर हाई कोर्ट और निचले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जो न्याय पाने का तरीका है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट, और फिर कहाँ जाओगे आप, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कुछ मामलों में आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। अगर अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर रहे हो आप, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वह उल्लंघन राज्य के द्वारा हो या किसी समुदाय या किसी समाज या किसी धार्मिक समुदाय के द्वारा हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वह व्यक्ति आर्टिकल 32 के अंतर्गत अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए वह जो है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए वह डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जा सकता है। और अनुच्छेद 32 के तहत वह क्या जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीट जारी किया जाएगा। 5 प्रकार के रीट होते हैं, तो जब हम लोग मूल अधिकार पे आएंगे तो वहाँ पे 5 प्रकार के रीटों की चर्चा करेंगे। जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, आर्टिकल 226 के अंतर्गत डायरेक्ट जो है कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में जो है हाई कोर्ट में जा सकता है और वह क्या करेगा, रीट जारी करता है। अनुच्छेद 32 का ज्यूरिसडिक्शन अनुच्छेद 226 की तुलना में क्या है, कम है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल और केवल मूल अधिकारों के अतिक्रमण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, जबकि 226 के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों के अतिक्रमण के अलावा अन्य मामलों में भी जो है हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं और ऐसे मामलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास सुनवाई का अधिकार नहीं होता। तो हम लोगों ने सरकार के तीनों अंगों के बारे में बात किया, विधायिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव के बारे में बताया कि यह कानून का निर्माण करता है, एग्जीक्यूटिव उस कानून को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, और न्यायपालिका जो है उसको एक्सप्लेन करती है कि वह कानून संविधान के संगत है या नहीं, या संविधान के नियमों के अनुरूप है या नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने राज्य में सरकार का टॉपिक देख लिया बेसिक स्तर पे। अब संप्रभुता के बारे में देखेंगे कि सोवेरेनिटी होता क्या है। सोवेरेनिटी क्या होता है? संप्रभुता एक ऐसी सर्वोच्च इच्छा शक्ति होती है, सर्वोच्च इच्छा शक्ति, सर्वोच्च इच्छा शक्ति जिसके माध्यम से सरकारों को यह शक्ति प्राप्त होता है कि आंतरिक स्तर पर नियमों एवं कानूनों का निर्माण करे और साथ ही अपने
अपने देश में निवेश इत्यादि को बढ़ाने के लिए किसी तीसरी शक्ति से अपने संबंधों को बेहतर करे। ऐसी प्रक्रिया में किसी तीसरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी तीसरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो सोवेरेनिटी का मतलब क्या है? सोवेरेनिटी का मतलब यह है कि संप्रभुता किसी भी सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अपने आंतरिक स्तर पर किसी भी कानून का निर्माण करे, वह अपने आंतरिक स्तर पर किसी भी प्रकार का वेलफेयर स्कीम चलाए और साथ ही वैश्विक स्तर पर या बाह्य स्तर पर किसी तीसरी शक्ति या किसी तीसरे देश से अपने संबंधों को बेहतर करे या स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दे। ऐसी परिस्थिति में किसी तीसरी शक्ति का ये इंटरफेयर नहीं हो सकता कि भारत क्यों अमेरिका से अपना संबंध बेहतर कर रहा है या भारत क्यों अपना संबंध जापान से बेहतर कर रहा है या क्यों भारत अपना संबंध पाकिस्तान से थोड़ा सा क्या कर रहा है, दूरी बना रहा है। ऐसे सिचुएशन में जो है कोई तीसरा देश जो है भारत के तौर तरीकों में या कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, सोवरेन कंट्री है और सोवरेन कंट्री होने के नाते वह अपने ज्यूरिसडिक्शन में क्या है, स्वतंत्र है अपने कार्य प्रणाली को संपादित करने के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंडिया और अमेरिका अपने रिलेशंस को बेहतर कर रहे हैं। रिलेशंस को बेहतर करने का मतलब कि व्यापार के स्तर पर, इकोनॉमिक स्तर पर, कल्चरल लेवल पर, सामरिक स्तर पर, इन सभी स्तर पे अगर वह अपनी दोस्ताना को बढ़ा रहे हैं या अपने संबंधों को बेहतर कर रहे हैं तो चाइना जो है किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकता कि भारत अपने संबंधों को अमेरिका से बेहतर क्यों कर रहा है या चाइना अपना संबंध जो है पाकिस्तान से बेहतर कर रहा है तो इंडिया जो है वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो इसलिए कि चाइना भी एक सोवरेन कंट्री है, इंडिया भी सोवरेन कंट्री है और ब्रिटेन और अमेरिका भी क्या है, सोवरेन कंट्री हैं। तो एक सोवरेन कंट्री दूसरे सोवरेन कंट्री के जो है किसी भी ज्यूरिसडिक्शन में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये संप्रभुता का मतलब मीनिंग है। और ये चौथा जो तीसरा कंपोनेंट है भूभाग, एरिया के बारे में। भारत का अपना एक भूभाग है और उस भूभाग या एरिया में जनसंख्या निवास करती है और इस जनसंख्या जो निवासित जनसंख्या है, इस निवासित जनसंख्या के लिए संप्रभुता से ही, सोवेरेनिटी से ही भारत सरकार को यह शक्ति प्राप्त होता है कि वह अपने भूभाग में रहने वाली जनसंख्या के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए नियमों एवं कानूनों का निर्माण करे, उनके विकास के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाएं, उनके लिए बेहतर वातावरण तैयार करने के लिए वह विदेशी शक्तियों से जो है निवेश को, इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ मंगाए, जिससे भारत जो है समृद्ध राष्ट्र बन सके। ये सारी जो प्रक्रियाएं, ये चारों कंपोनेंट अगर राज्य में दिखाई दे रहे हैं तो वह जो है राज्य के कैटेगरी में आएगा। अब आइए हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि जो भारत में यूपी, बिहार, कर्नाटका, केरला जैसे राज्य हैं, क्या ये राज्य इस राज्य की कैटेगरी में आते हैं या नहीं। आइए कंपैरिजन करके देखते हैं।
राज्य होने के लिए परीक्षण, होने के लिए परीक्षण। आइए चेक करते हैं कि यूपी बिहार क्या इस राज्य की कैटेगरी में आते हैं। इंडिया, अमेरिका, अदर कंट्री। यूपी बिहार, अदर स्टेट या प्रोविंस। कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के लिए हम लोगों के पास 4 कंपोनेंट है। एक क्या है, सरकार, गवर्नमेंट। दूसरा क्या है, जनसंख्या। तीसरा भूभाग। चौथा संप्रभुता। ये 4 कंपोनेंट हैं। इन 4 कंपोनेंट के आधार पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि क्या यूपी बिहार राज्य के कैटेगरी में आते हैं या नहीं। अगर ये चारों कंपोनेंट पाए जाएंगे उसमें तो वो जो है राज्य की कैटेगरी में आएंगे, और अगर ये चारों कंपोनेंट नहीं पाए जाएंगे तो राज्य की कैटेगरी में नहीं आएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। तो ये बताइए, क्या सरकार इंडिया अमेरिका की अपनी सरकार होती है? ये लक्षण क्या होगा, दिखाई देगा। क्या यूपी बिहार और अदर स्टेट की सरकार होती है? ओबियसली होता है। हर राज्य का अपना सरकार है। यूपी में अलग सरकार है, बिहार में अलग सरकार है, उनकी अपनी सरकार होती है। जनसंख्या, इंडिया अमेरिका में भी अपनी जनसंख्या दिखाई देती है, यूपी बिहार में भी अपनी निवासित जनसंख्या का लक्षण दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये भी लक्षण क्या होगा, दिखाई देगा। भूभाग, भूभाग इंडिया की अपना भूभाग है, एरिया है। अमेरिका का अपना भूभाग है, एरिया है। यूपी बिहार का भी अपना एक बाउंड्री लाइन है। उस बाउंड्री लाइन के अंतर्गत वो जो है नियमों, कानूनों एवं वेलफेयर स्कीम को क्या करता है, चलाता है। वह उनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। संप्रभुता, सोवेरेनिटी, सोवेरेनिटी का लक्षण तो भाई इंडिया अमेरिका और अदर कंट्रियों में दिखाई देता है। तो क्या सोवेरेनिटी का लक्षण यूपी बिहार या अदर स्टेट में दिखाई देता है? तो यहाँ पे ऐसा दिखाई नहीं देता। वह जो भी यूपी बिहार है वह अपने सीमा के अंतर्गत सोवेरेन है, सीमा से बाहर सोवेरेन नहीं है। जैसे अगर यूपी बिहार को अपना संबंध पाकिस्तान से बेहतर करना है तो वह बेहतर नहीं कर सकता, क्योंकि वह सोवेरेन नहीं है। ऐसे सिचुएशन में भारतीय जो केंद्र सरकार है वह इंटरफेयर करेगा और वह जो है वैसे संबंधों को बेहतर नहीं कर सकता। वो इसलिए कि यूपी बिहार जो है सोवेरेन नहीं है, उनके पास संप्रभुता का लक्षण दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार जो यूपी बिहार होते हैं, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा राज्य का डिफिनीशन दिया गया है, वह उसके कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि उसमें जो है वो सोवेरेन का लक्षण दिखाई नहीं देता। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। कुछ क्वेश्चन संस्थाओं से पूछा जाता है, और ये संस्थाएं जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये 2 प्रकार की संस्थाएं होती हैं। एक संस्था जो होता है संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, और दूसरा होता है गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक या संविधानेतर, संविधानेतर संस्था। ये संस्थाओं को 2 कैटेगराइजेशन में, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, और कुछ कैसे हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। वैसे संस्थाओं का कैटेगराइजेशन किया गया है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, किए जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक स्तर पे आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सी संस्था संवैधानिक है और कौन सी संस्था गैर संवैधानिक है। संवैधानिक संस्था ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया हो।
अगर उसके लिए प्रॉपर वे में आर्टिकल्स हैं, प्रॉपर वे में अनुच्छेद हैं, उनके लिए बहुत सारे कंडीशन दिए गए हैं भारतीय संविधान में, तो हम कहेंगे कि वो संस्था कौन सी होगी, संवैधानिक संस्था होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया जाता, तो वैसी संस्थाएं गैर संवैधानिक संस्था या संविधानेतर संस्था होती है। तो बेसिक स्तर पे जो पहला क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था है या निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर संस्था है। तो संवैधानिक संस्था कौन कौन सा है, ये भी टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे। वित्त आयोग, फिनेंस कमीशन, फिनेंस कमीशन, इसके लिए आर्टिकल 280 में जो है वित्त आयोग का बात किया गया है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, इंट्रा स्टेट काउंसिल 263। ये सभी जो संस्थाएं हैं, ये कौन सी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। उसके अलावा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन 324। यूपीएससी, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। उसके बाद कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारी संस्थाएं कौन सी संस्थाएं होंगी, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। अक्सर क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। जबकि गैर संवैधानिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया जाता, जैसे महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। अब इसको रिप्लेस करके इसके स्थान पे जो है नीति आयोग आ गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। ये सारी संस्थाएं कौन सी संस्थाएं होंगी, गैर संवैधानिक संस्था जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इनके अलावा भी संस्थाएं हैं, उन पर अभी हम लोग जो है क्या करेंगे, क्लास में जैसे ही इसका टॉपिक आएगा उस पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ सके और आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि क्या जो हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई कर रहे हैं यह मेरे लिए कहाँ तक फ्रूटफुल है। तो ये जो है सारी चीज़ें जो है ये परीक्षा मंथन के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल से जो है डिस्कशन डिबेट किया जाएगा, जो भविष्य में आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा संस्थाओं के अलावा हम लोगों ने जो है बात किया शुरू में संविधान के बारे में, मूल अधिकार के बारे में, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, नागरिकता के बारे में, मूल कर्तव्य के बारे में, डीपीएसपी के बारे में। केंद्र सरकार में हम लोगों ने देखा कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे टॉपिक क्या करेंगे हम लोग एक एक करके करेंगे। राज्य स्तर पर हम लोग जो है राज्य विधानमंडल में हम लोगों ने देखा विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर, हाई कोर्ट, ये सारे टॉपिक हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है एक टॉपिक और होगा हम लोगों का, जैसे हम लोग केंद्र स्तर पे किए, राज्य स्तर पे किए, उसके बाद हम लोग जो है पंचायती राज स्तर पे या लोकल गवर्नमेंट के स्तर पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, शहरी स्तर पर नगर पालिका, नगर निगम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो थैंक यू, आज हम लोग का क्लास यहीं तक। इसके आगे जो हम लोग का पहला टॉपिक होगा प्रीएम्बल, प्रस्तावना का टॉपिक होगा, उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू। आप लोग जो है सकारात्मक या पॉजिटिव कमेंट जो है इस वीडियो पे करिएगा, जिससे हम लोग का मोटिव क्या हो सके, बढ़ सके और भविष्य में आपके लिए बेहतर कंटेंट के साथ प्रस्तुत हो सके। थैंक यू।